दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर से आपके सामने उपस्थित हैं, कुछ अच्छी चीज़ें लेके आपके साथ हाजिर हैं, है ना, रोज की भांति। तो आज एक विशेष चिंताजनक बात, यूडीएसई जो हमारी है ना, उसने कुछ एक रिपोर्ट लॉन्च की है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, है ना, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन के लिए ये क्या की गई, एक रिपोर्ट बनाई गई है जिसने 2026 की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा चिंताजनक है हमारे लिए। 3500 से ज़्यादा स्कूल जो हैं वो उनमें नामांकन शून्य हो चुका है। मतलब एक भी विद्यार्थी नए साल में, शैक्षणिक वर्ष आता है ना, तो उस नए साल में कोई भी वहां पर एडमिशन लेने ही नहीं पहुंचा। तो ये गवर्नमेंट स्कूल के लिए एक बहुत बड़ी, अब चूंकि 2009 में जब राइट टू एजुकेशन आया इस देश में, RET आया, तो उसका बेसिक फंडा यही था कि जो शिक्षा का अधिकार है ना, वो 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों को निःशुल्क हो, अनिवार्य हो। क्योंकि हमारी जो पूरी की पूरी जनसंख्या थी, या तो वो अशिक्षित थी या उन्हें कुछ आ नहीं रहा था उस समय तक, ज्यादातर जो थी, ठीक है। तो उस चीज को, चिंताजनक स्थिति थी, उस चीज को दूर करने के लिए 2009 में भारत सरकार जो है वो राइट टू एजुकेशन का एक बोल आती है, बिल आती है, एक्ट बनाती है। और उसके तहत क्या था, 6 से 14 वर्ष के जितने भी विद्यार्थी थे 6 साल से, उन सबको फ्री एजुकेशन का प्रावधान, ये फंडामेंटली था, ठीक है। उसके ऊपर ये बहुत बड़ा तमाचा है। इससे देखो क्या होगा, 3500 से, अभी मैं आपको JNK की एक स्टडी, केस स्टडी भी बताऊंगा किस तरीके से दिक्कतें होती हैं। विद्यालय बंद होते हैं, विद्यालय बंद होने के साथ क्या वो बढ़ जाती हैं, चिंताएं बढ़ती हैं। विद्यालय बंद होंगे, मर्ज होंगे, या फिर उनके साथ क्या किया जाएगा, उनको न्यूनीकरण किया जाएगा। तो फिर क्या होगा, उससे चीजें इस तरीके से प्रभावित होंगी कि बच्चों को दूर तक क्या करना पड़ेगा। चूंकि RTE एक्ट की ये ही विशेषता थी कि उसमें ये प्रावधान थे कि किसी भी विद्यार्थी को उसके नजदीकी स्कूल खोले जाएंगे, या फिर खोले हैं तो उनको क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। बात समझ में आई। तो जब हम कहते हैं कि 3500 से ज्यादा विद्यालय इस साल बंद हुए हैं, तो उसका एक बेसिक आपको एक फेनोमेना समझना पड़ेगा कि आप, इससे शिक्षा तो प्रभावित होगी, पर जो विद्यार्थी रोज की भांति क्या कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो भी प्रभावित होंगे। अब विद्यालय मान लो पहले 500 मीटर की दूरी पे था, 200 मीटर की दूरी पे था, अब वो विद्यालय 2 से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे हो जाएगा। तो बच्चे जाएंगे क्या, रोज नहीं जाएंगे। वैसे ही इस देश में था कि वे बच्चियों को तो पढ़ाई से करना क्या है, बच्चियां तो वैसे ही घर के चूल्हे और काम के लिए बनी हैं बेचारी। जैसे तैसे इन चीज़ों में स्थितियां सुधरी, और फिर हमने ये देखा कि ये ड्रॉप आया, और आज ये स्थिति है। अब फंक्शन करना मुश्किल है। अब अगर कोई एडमिशन ही नहीं आ रहा है तो फिर फंक्शन कैसे करें हम, और फंक्शन नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा, उन चीज़ों को हम देख ही नहीं पाएंगे, और देख नहीं पाएंगे तो फिर वो चीज़ें सतत रूप में आगे नहीं बढ़ पाएंगी। बात समझ में आ गई। तो ये सारी के सारी चीजें एक दूसरे से क्या है, एक पूरी साइकिल है, जो इन चीजों को लेकर हम देखेंगे कि किस तरीके से पूरी की पूरी एक साइकिल प्रभावित होती है। जैसे चाइना में एक वो आया था, वहां के माओ ने एक ऑर्डर दिया कि साहब गौरैया मार दो, ये क्या कर रही हैं, खेतों में से क्या कर रही हैं, ये अनाज को खा जाती हैं। अब उसने क्या किया, गौरैया मारने का अभियान चला दिया। अब एक बार अभियान तो चल गया मारने का, उसके बाद क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस वहां पे आए वो सब आपको पता ही है। कीट पतंगों की ज्यादा से ज्यादा क्या बढ़ने लगी, जनसंख्या बढ़ गई, उन्हें खाने के लिए कोई एक पूरी साइकिल, चेन खत्म हो गई, चेन खत्म हो गई। तो फिर क्या हुआ, वहां पर खेती ही नहीं हो पाई। इतनी ज्यादा कीट पतंगे बढ़ गए कि वहां पर खेती करना बिल्कुल मुहाल हो चुका है। और फिर उसके बाद बहुत सारे ऑपरेशन चलाए, बहुत सारे संरक्षण कार्यक्रम चलाए। तो हमेशा कोई चीज, जब एक चीज प्रभावित होती है, वो दूसरे से क्या है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या है, जुड़ी हुई है। ठीक है, हम जैसे तैसे चीजों को पटरी पर लाए थे, पर इस तरीके की चीजें, उसमें एक कारण और भी हो सकता है जो हम आपको बता सकते हैं। उसमें ये कारण भी हो सकता है कि साहब आप, हमने बच्चे को अपने कहाँ पर भेजा है, स्कूल भेजा है। स्कूल के बाद अब इनकम अच्छी होने लगी, इनकम अच्छी होने लगी तो एक बेसिक परसेप्शन गवर्नमेंट विद्यालयों के बारे में ये बनाया गया कि यहाँ पर एजुकेशन ठीक नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जाती है। तो बच्चे कहाँ प्रेफर करते हैं, फिर उन्होंने कहा कि अब गवर्नमेंट स्कूल से निकल के फिर क्या,
सीबीएसई बोर्ड में चले जाओ, आईसीएसई बोर्ड में चले जाओ, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में चले जाओ, तो ये समस्या भी एक है। पलायन का एक ये भी कारण है कि गांव में लोग पढ़ाना नहीं चाहते, ज़्यादातर मेट्रोपोलिटन सिटी में आ जाते हैं, टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटी में अपना बच्चों के लिए अपने बेहतर भविष्य की तलाश में फिर वो यहाँ पर क्या प्राइवेट स्कूलों की एजुकेशन में क्या कर रहे हैं, इनरोल कर ले रहे हैं। हमारे यहाँ क्या दिक्कत है? हमारे यहाँ दिक्कत यही है कि आप किसी भी स्कूल में चले जाओ, फिर वो एक ऐसा ढर्रे की वो चली जाती कि अब हमारा क्या ही बिगाड़ लोगे आप। जब एक बार आदमी सरकारी नौकरी पा जाए तो फिर क्या होता है, ये बेसिक माइंडसेट है, तो उस हिसाब से वो काम करते हैं। अब उस हिसाब से काम करते हैं, शिक्षा के लिए शिक्षण का कार्य है आपका। दूसरी चीज है, कई चीजों में उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। मान लो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग सीधा क्या है, सेंट्रल बॉडी हो जाती है, जैसे का नाम से मॉडल कंडक्ट वहाँ पे क्या इंप्लीमेंट होते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, टीचरों को जनसंख्या वृद्धि में लगा दिया, जनसंख्या का वो जनसंख्या की गिनाई में लगा दिया, आपका जो सेंसस होते हैं ना, जनगणना के लिए लगा दिया, ठीक है, और कई चीज़ों में लगा दिया। तो टीचर की तो यही भूमिका बची है, तो वहाँ भी चीज़ें बड़ी प्रभावित होती हैं। तो लोग ये भी सोचते हैं कि साहब टीचर तो 4 महीने यहाँ रहेंगे, 2 महीने वहाँ रहेंगे, हमारे बच्चों का भविष्य का क्या होगा, सारी चीज़ें सोचते हैं ना। और दूसरी तरफ ये चीज़ भी देखी जाती है कि अब आदमी जो छोटे बच्चे थे, जिनको मध्याह्न भोजन वगैरह बहुत सी स्कीमें चलाई गई थी, अब वो इन सबसे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। अब उनको क्या था, पहले ये अट्रैक्टिव स्कीम इसलिए लाई गई कि बच्चे आएंगे, बैठेंगे, भोजन खाएंगे, ड्रेस, स्कूल, कॉपी सब कुछ फ्री है उनके लिए, लेकिन फिर भी बच्चे शून्य हैं। अब इसमें ऑपरेशन कैसे करे गवर्नमेंट? तो 3500 स्कूलों में अगर बच्चे ही नहीं हैं तो क्या करें उनको चला के? तो या तो मर्ज कर दो उन्हें या फिर बंद कर दो उन्हें। एक आंकड़ा नीति आयोग का ये है कि 2014-15 से लेकर 24-25 तक 10 साल के अंदर इस देश में लगभग 94,000 छोटे बड़े स्कूल विद्यालय बंद किए गए हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इंटेंशनली ऐसा कर रही है, ये भी सच नहीं है, ये आधा सच है, ठीक है। दूसरा सच जो आप सुनना नहीं चाहते हैं वो मैं बता रहा हूं कि इसमें यही कारण भी हो सकते हैं कि आपके यहाँ बच्चे ही नहीं है ना। 6500 से ज्यादा विद्यालय इस तरीके के हैं जहां पर 10 से कम एडमिशन है एक साल में। अब आप समझो, आप अगर प्राइवेट स्कूल खोलो किसी जगह और 10 बच्चे आए आपके पूरे स्कूल में एक शैक्षणिक वर्ष में, 10 बच्चों में क्या वो सारी की सारी चीजें ऑपरेशनल हो पाएंगी? तो वो बोझ बन रहे हैं चीजों को, बच्चों को तो उतना ज्यादा लाभ मिल नहीं रहा है। प्लस हमारी जो स्किल्ड जो लोग हैं, आप सोचो कितनी बड़ी विडंबना है। एक विद्यार्थी टीचर जो क्वालिफाइड है, जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे के वहां पहुंचा है, वो बहुत अच्छे से जानता है सारी चीज़ों को। बच्चे उसको प्रेफर ना करते हुए वो जो बच्चे कभी जो टीचर कभी भी टेस्ट नहीं निकालते हैं, विद्यालय में हैं प्राइवेट, उसमें पढ़ा रहे हैं और इनसे कम पैसे में बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, बच्चे वहाँ प्रेफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक माइंड से एक ब्रांड वैल्यू नहीं बना पाए हम अपने एजुकेशन सिस्टम की। कई लोग आवेश में आकर ये कह देते हैं कि साफ सारे प्राइवेट स्कूल, कोचिंग वोचिंग सब बंद कर दो, आप रातों रात पूरा चमत्कार कर दो और एक नियम बना दो कि जितने जिलाधिकारी हैं, जिलाधिकारी के बच्चे भी कहां विदेश ना जाकर कहां पढ़ेंगे, सरकारी विद्यालयों में पढ़ेंगे। आप देखो सरकारी विद्यालय रातों रात चमक जाएंगे, उनकी क्वालिटी एजुकेशन के बारे में सारी की सारी चीजें, उन टीचरों के बच्चे भी वहीं पढ़ा लो। आप देखो आप कितनी बड़ी विडंबना है कि टीचरों के बच्चे भी कहां कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं इस देश में। ये एक आप ये पक्ष रख सकते हैं, उसमें कोई इतनी बड़ी बातचीत तो है नहीं, ठीक है। तो आप देखें इसके बारे में, मैं जो आपको बता रहा हूं सरकारी प्राथमिकी विद्यालय की हालत देखो आप, ये मैंने जानबूझ के डाली हैं चीजें। आप ये चीज देखो जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, कितनी जर्जर स्थिति में है ये स्कूल। हमारे यहाँ सारी चीजें हैं। अभी आप देखो राजस्थान, देश भर में जब ये अभी कॉकरोच आंदोलन हुआ नीट यूजीसी पेपर को लीक को लेकर के, उसके बाद अभी एक अल्फा जो हमारी जनरेशन है वो अपने बच्चों हक के लिए कई जगह ऐसे प्रोटेस्ट देखने को आ रहे हैं। बेसिक चीजें नहीं हैं स्कूलों में, शौचालय नहीं बने हैं, आप समझो, ठीक भोजन नहीं मिल रहा है उन्हें, मध्याह्न भोजन सरकारी है लेकिन नहीं मिल रहा है। अब लोग क्यों अट्रैक्टिव होंगे इन चीजों को लेकर? ठीक है, तो गवर्नमेंट की मंशा तो ठीक थी, लेकिन क्या इंप्लीमेंट कर पाए हम? 2009 से लेकर आज 2026 है, क्या इतने सालों में हम 17-18 सालों में क्या इस पूरे लक्ष्य को, जिस लक्ष्य के लिए हम आरटीई लाए थे, राइट टू एजुकेशन का वो लाए थे, प्रावधान लाए थे इस देश में, क्या उस चीज को हम अचीव कर पाए? देख लेते हैं, एक हम छोटा सा केस स्टडी आपको जम्मू कश्मीर का देख लेते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में 25,000 कितने
25,000। ठीक है, कितने हो गए? 25,000 स्कूलों की संख्या में गिरावट आई है। कब से कब तक? 2020-21 में यहां पर कितने? 23,167 स्कूल थे। ध्यान रखना क्या है जो विटमिना हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां पर ये जब आप बायस होके नहीं समझना है, ना बीजेपी ना कांग्रेस, न आप ये बेसिक चीज समझो, ये बेसिक इशू है। क्यों है? वो हर राज्य में दिखेगा आपको, हर राज्य में अलग अलग तरीके से अलग अलग मुखौटे के रूप में दिखेगा, लेकिन इशू यही होंगे, कोर इशू यही होंगे। ठीक है, आप देखो 2020-21 में क्या है, जम्मू कश्मीर में 23,167 स्कूल थे। ठीक है, 2022-23 में ये संख्या घटकर 18,785 हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि कई जगह बच्चे एडमिशन नहीं लेना चाहते, कई जगह डिमोटिवेटेड हैं, कई जगह वो जो उत्साह था वो खत्म हो रहा है, कई जगह स्थितियां नहीं है चाहे ऑपरेशन करने की सरकार की, तो या तो बंद कर दे रहे हैं या मर्ज कर दे रहे हैं, तो बच्चों को दूर तक जाना पड़ रहा है। इससे देखो आप क्या चीजें हो रही हैं। शिक्षक के पद खाली हैं कई स्कूलों में। अब जब शिक्षक के पद खाली हैं तो स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन मिल ही नहीं पाएगी। बात समझ में आ गई? तो जब ये सारी चीजें हैं एक साथ, तो आप बच्चों को क्या 3 से 6 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है। मैं खुद पैदल जाता था और कई बार ऐसा सोचता था कि यार ये यहीं क्यों नहीं बस गया स्कूल। बच्चों की मानसिक स्थिति भी तो समझो आप सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, सारी चीजें करते हैं, उसके बाद आपको स्कूल तक जाना है, स्कूल जाने में 1 घंटा आधा घंटा पहले पहुंचना है। आप लेट नहीं जाएंगे क्लास में, वो सारी चीजें और वो सब फैमिलियर हो ही नहीं पाएंगे आप। और आप जब उस पूरे इकोसिस्टम को आप फैमिलियर नहीं हो पाएंगे तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा, धीमे धीमे चीज़ें। और दूसरी बात, माँ बाप अगर अवेयर नहीं हैं या उस चीज़ से ध्यान नहीं दे पाए, टीचर उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाए, तो फिर क्या होगा, धीमे धीमे आपका शिक्षा के प्रति क्या है लगाव, वो कम होता जाएगा। और फिर स्थितियाँ ये हो जाएंगी कि ड्रॉप आउट बढ़ जाएगा इस देश में, जो कि बड़ी भी मतलब ये पूरी चैन है, साइकिल है। आप देखो, आप 2500 मतलब 23,167 हैं इतने विद्यालय थे, और जो घटकर कितने हो गए, लगभग 18,645 हो गए। अब देखो गिरावट आई है, और ये भी यही रिपोर्ट है, ऑफिशियल है ये सब चीजें, ये बड़ी घातक है। ठीक है, अगली चीज देखो आप इसमें, आप देखो पड़ोस के स्कूल में हर बच्चे का अधिकार है, पड़ोस का स्कूल, ये तो राइट टू एजुकेशन का पूरा मसौदा ही था कि बगल में ही स्कूल देना है बच्चों को, ज्यादा चलाफिरी नहीं करवानी है। इससे देखो कौन कौन लोग प्रभावित हुए हैं, तो जो गरीब परिवार हैं सबसे पहले बहुत ज्यादा वो प्रभावित हुए हैं, इसमें कोई वो नहीं है। दूसरी बात है जो SC ST है देश का, वो बहुत प्रभावित हुआ है, रिपोर्ट का है ये, एक्चुअल वर्णन है। ठीक है, अल्पसंख्यक बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं, इनके यहाँ तो वैसे ही ग्रामीण बालिकाएं बहुत प्रभावित हुई हैं। ग्रामीण बालिकाओं की स्थिति समझो आप, केवल बात यहाँ जाति पाति की थोड़ी है। आप किसी भी घर में चले जाओ गाँव के स्तर पर, दादियां यही कहती हैं बच्चे नहीं पढ़ेगी। जैसे तैसे हम चीजों को स्कूल में खींच तक लाए, चीजों को लाए हम दहलीज पे, और हमने फिर क्या किया, ये सारी की सारी स्थितियां हो गई। मैंने आपको 2-3 कारण भी बताया। अब इसके पूरा एक कोर्स समझते हैं आप कि किस तरीके से चीजें सरकारी बलियों में, क्या ये सच है कि सारी चीजें ऐसी हैं? नहीं है, वो देखो आप। केंद्रीय प्रश्न क्या है कि सरकारी विद्यालय बंद हो गए, है ना, या तो प्रत्येक स्थिति में RT का उल्लंघन होता है क्या? अगर मान लो स्कूल बंद हो गए, अब UPSC के एस्पिरेंट हैं, तो क्या इसमें राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन है ये? क्योंकि तो फंडामेंटल राइट था आपका। अगर इनका उल्लंघन हो रहा है, स्कूल बंद हो रहा है, आपको अच्छी स्कूल लिंक मिल नहीं पा रही, तो क्या स्कूल बंद होने से क्या आपकी राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन, आपके फंडामेंटल राइट का भी उल्लंघन है, राइट टू एजुकेशन का भी उल्लंघन है क्या, जो आपको मिलने चाहिए थे? तो उसका आंसर है कि नहीं, ये पूरा सत्य नहीं है। अगर मान लो आपके पास वैकल्पिक व्यवस्था है, आपके यहाँ सरकारी स्कूल बंद हुआ है, बगल में प्राइवेट स्कूल है, तो आपकी एजुकेशन थोड़ी प्रभावित हुई है। एजुकेशन तो वो प्रभावित होगी ना कि जब आप पूरी तरह से शिक्षा ही नहीं ले रहे हैं, तो फिर क्या है, वो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो गया। ठीक है, वो भी हम समझेंगे कि कैसे होगा। RTE के नेबरहुड स्कूल मानक पूरे होते हैं क्या? क्या बच्चों की शिक्षा बाधित नहीं होती है क्या? ठीक है, तो अब देखो स्वतः नहीं होती है। ये सारी की सारी चीजें हैं। अब इसके साथ विद्यालय में विकल्प, अब देखो सुरक्षित दूरी, परिवहन की सुविधा, पर्याप्त शिक्षक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। अगर हमें बच्चों की संख्या बढ़ानी है, हमें स्कूलों में चीजों को अट्रैक्ट करना है बच्चों को, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अब जो नहीं है हमारे पास वो क्या है कि विद्यालयों तक दूरी बढ़ती है। ठीक है, बच्चों की शिक्षा बाधित होती है, और जिससे ड्रॉप आउट ये बढ़ जाता है। ये पूरी की पूरी चेन है।
आप समझो, अगर हमारे पास पर्याप्त शिक्षक हैं, सुरक्षित दूरी है, ज्यादा दूरी नहीं है, 400 300 500 मीटर की दूरी पे विद्यालय है, ठीक है। तीसरी चीज है कि अगर हमारे पास पर्याप्त शिक्षक हैं उस स्कूल में, गुणवत्तापूर्ण हमें क्वालिटी एजुकेशन की व्यवस्था है उस स्कूल में, खाने की व्यवस्था, सारी चीजें, तो क्या दिक्कत है, हम करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो ये पूरी चेन है, अगर ये पूरी फुलफिल कर ली तो सारे के सारे पैरामीटर आप कर लो। फिर देखो आप किस तरीके से उसमें क्या पड़ता है, आपके बच्चों की स्थितियां बढ़ती हैं अच्छे से, ठीक है। अगर ये सब चीजें नहीं है तो ड्रॉप आउट भी बढ़ जाएगा, ड्रॉप आउट बढ़ जाएगा तो अशिक्षित, जब तक अशिक्षित नहीं होगा भारत तब तक कैसे ढहेगा भारत, ठीक है। तो ये सारी के, अब देखो इसके संवैधानिक अधिकार देख लो आप, राइट टू एजुकेशन जो है उसमें आप एक चीज देखो, आप एक चीज मेंशन करोगे कि आर्टिकल जो है वो 21A है। आर्टिकल 21 ये कहता है कि 14 से जो 6 साल से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा इस देश में अनिवार्य है, ठीक है। कैसी निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है इस देश में, मतलब इसमें आप वो नहीं कह सकते हैं कि बच्चे कहेंगे कि साहब पैसा नहीं है तो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर ये कह रहे हैं बच्चे तो वो फिर सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो इस तरीके की चीज़ों से कम इन जगहों पे 6 से, और अगर हमारे 14 साल के बच्चे ये ना कहें कि हमारे पास पैसे की वजह से हम नहीं पढ़ पाए, ठीक है। तो ये मुहैया कराना किसका काम है, सरकार का काम है, ये उनका फंडामेंटल राइट बना दिया गया है, ये उनका राइट है। आर्टिकल 14 क्या कहता है वहां पे, अब सोचो एक बच्चा पढ़ रहा है एक नहीं पढ़ रहा है तो असमानता बढ़ रही है। आर्टिकल 14 में है कि समानता, सब लोग एक हैं, सब लोग समान हैं, तो आर्टिकल 14 के वायलेशन हो रहा है इसमें, ठीक है। तो आर्टिकल 14 सबकी समानता की बात करता है। आर्टिकल 15 क्या करता है कि भेदभाव को निषेध करता है, गरीबी अमीरी ऊंच नीच SC OBC जनरल सबका निषेध करता है कि आप किसी को इस तरीके से नहीं देख सकते हो। अगर यहाँ पे OBC SC और गरीब बच्चों की अगर एजुकेशन में दिक्कत आ रही है तो सोचो एक वर्ग कहाँ चला जाएगा, एक वर्ग के बच्चों की नौकरियां लग रही होंगी, उसमें कोई भी हो सकता है, महिलाएं किसी भी वर्ग की हो सकती हैं। तो जो बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं वो गांव के हैं, ग्रामीण और अर्बन में आप देखो विभेद बढ़ जाएगा, महिलाओं में आप देखो ग्रामीण महिलाओं में विभेद बढ़ जाएगा, पुरुषों में महिलाओं में विभेद बढ़ जाएगा। पुरुषों के लिए एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन हर जगह उपलब्ध है, महिलाओं के लिए होगी नहीं क्योंकि अब स्कूल बंद हो रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे साथ रहेंगी। आर्टिकल 38 सामाजिक न्याय की बात करता है। सामाजिक न्याय ऐसी से तो होगा, अगर आप इन चीजों को नहीं करा पा रहे हैं, अगर बच्चों को एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं तो सामाजिक न्याय भी प्रभावित होता है। आर्टिकल 38, आर्टिकल 39F बच्चों के विकास की बात करता है। बच्चों का विकास ही नहीं हो रहा है, स्कूल बंद हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएंगे, मूक हो जाएंगे। तो उसके लिए भी आर्टिकल 19 में है, सारी चीजों की व्यवस्था तो है हमारे पास। आर्टिकल 45 प्रारंभिक बाल शिक्षा की बात करता है। बाल शिक्षा हमारी क्या है, हमारी अभी सैया पे डली हुई है, ठीक है। कारण हमने बताया आपको, शिक्षकों की कमी है, कई जगह अवेयर नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन की कमी है, कई जगह वही ढर्रे की व्यवस्था चल रही है। हाँ, लाइफ एक्सेप्टेंसी भी एक व्यवस्था है। अगर आप देखो वहां पर प्राइवेट स्कूल खोल रहे हैं, सरकारी बंद हो रहे हैं, तो हो सकता है कि बच्चों में उस तरफ रुझान बढ़ा है, तो सरकार को कुछ उस दूसरे तरीके से सोचना चाहिए। और ज्यादातर मैं कम कारण मानता हूं यही, क्योंकि शिक्षकों में तो क्वालिटी में कोई दिक्कत है नहीं, वो वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन की तो समस्या नहीं है दोस्त, है ना। एक एनवायरमेंट की दिक्कत है, तो भाई एक एनवायरमेंट ही नहीं है हमारे पास, इकोसिस्टम ही हमें ऐसा नहीं बन पाया, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है हमारे पास। अब विद्यालयों में शौचालय नहीं है, बच्चे उनके लिए रोड पर बैठे हैं, तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी समस्याएं हमारे पास हैं। अब देखो आप, RT एक्ट है क्या, 2009 में जब हमने किया, तो इसका एक चार्ट से थोड़ा सा समझ लेते हैं, बेसिक आइडिया हम ले लेते हैं कि आप देखो शिक्षा की उपलब्धता हर जगह होगी, शिक्षा की एक्सेसिबिलिटी हर जगह होगी। ऐसा नहीं होगा कि वहां पर केवल एलीट क्लास के लोग होंगे, उनके साथ जो पहले हो रहा था वो नहीं होगा कि साहब तुम SC से हो, उधर जाओ, पानी नहीं, इस घड़े से पानी नहीं पीना है। तो समानता की बात होगी, एक्सेसिबिलिटी सबको होगी। जैसे वर्ण व्यवस्था में था कि साहब शूद्रों को हम शिक्षा नहीं देंगे, है ना, बानियों को शिक्षा नहीं देंगे, क्षत्रिय ही केवल क्या करेंगे, शिक्षा का रसोपान करेंगे। तो वैसी व्यवस्था नहीं है, सबके लिए उपलब्धता है, सबके लिए एक्सेसिबिलिटी है ना, सबके लिए सुलभता है, अफोर्डेबिलिटी है। ऐसा नहीं होगा कि इतनी ज्यादा महंगी हो गई शिक्षा कि अब वो अफोर्डेबल ही नहीं है। तो अफोर्डेबिलिटी की भी व्यवस्था की गई है कि सबको सुलभता से क्या है, शिक्षा मिले, फ्री शिक्षा मिले,
बात समझ में आई? पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको केवल क्या जाना है, स्कूल में जाना है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है, कॉपी किताब की व्यवस्था है, बस्ता की व्यवस्था है, आपके लिए दूसरी चीजों में ड्रेस की व्यवस्था है, सारी चीजें आपको वहां पर दी गई आपके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए, सब कुछ है वहां पर, बस आपको जाना है। तो इससे क्या होगा, इससे समानता का भाव बढ़ेगा, समानता का बोध होगा, तो गुणवत्ता की भी व्यवस्था है, क्वालिटी एजुकेशन जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। राइट टू एजुकेशन में ये सारे के सारे पिलर हैं, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी, ठीक है। चार चीजों की इस पिलर पे ये चीजें पूरी राइट टू एजुकेशन खड़ा हुआ है। यहां पर भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा आपको, किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय, किसी भी क्षेत्र, किसी भी जगह से आप बिलोंग करते हैं, आपको वहां पे भी शिक्षा मिलेगी। राइट टू एजुकेशन इस बात का क्या करता है, गारंटी प्रदान करता है आपको। बात समझ में आ गई? अब देखो आप, सेक्शन 3 में क्या है, निःशुल्क शिक्षा। सेक्शन 6 में क्या है, महत्वपूर्ण धाराएं देखो, आरटीई एक्ट 2009 की। तो सेक्शन 3 क्या कह रहा है कि निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, पड़ोस में विद्यालय दिया जाएगा, इसकी भी गारंटी है। उसके बाद देखो आप, बहुत से विद्यालयों के निर्माण हुए इस देश में, ये वहीं से तो आया, राइट टू एजुकेशन से। राज्य सरकार का दायित्व है शिक्षा मुहैया कराना। सेक्शन 9 में क्या है, स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है कि शिक्षा हमेशा कैसी रहे, एक्सेसिबिलिटी बनी रहे, उपलब्धता बनी रहे, अफोर्डेबिलिटी बनी रहे और क्वालिटी एजुकेशन मैनेज हो। ये सब लोगों का दायित्व, ये जिम्मेदारी है, ये आपका हक है। बात समझ में आई? तो ये सारी की सारी चीजें जब मैं बताता हूं, अब देखो आप, विद्यालय की दूरी बढ़ने से क्या है, रिक्त प्रभाव के क्या होगा। अब सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले कौन कौन से निर्णय दिए से लेकर वो देख लेते हैं। 1992 में शिक्षा बराबर जीवन का अधिकार का हिस्सा माना। 1992 में शिक्षा को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है, ठीक है। 1993 में 14 वर्ष तक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त कर दी गई, ठीक है, ठीक है। यूनियन और 2002 में 86 में संशोधन, संविधान संशोधन में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A में हमने क्या कहा, 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को क्या होगी, फ्री एजुकेशन अनिवार्य है, ठीक है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को जगह दी गई, मान्यता दी गई। 2009 में आरटीई एक्ट लागू किया और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया। अब देखो सूरत बदली है वहां से। वो जिस विद्यालय को हम देखते थे कि एक बरगद का पेड़ है, उसके नीचे मास्टर जी बैठे हैं, तेल का नाम से चटाई जो है वो घर से ले जानी है, उसके बाद एक बक्सा ले जाना है, कितना बदलाव हम देखे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने मॉडल देखो आप, कितना बेहतरीन काम किया शिक्षा के ऊपर। और भी जगह, तमिलनाडु वगैरह में कई जगह ऐसे मॉडल देखने को मिले जहां पर शिक्षा में जबरदस्त काम हुआ है। और जब हम कहते हैं जबरदस्त काम हुआ है तो इस बात की क्या है, तारीफ बनती है। मनीष सिसोदिया जी ने, आप दिल्ली के किसी भी स्कूल में चले जाओ, बहुत बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन दी है। बच्चे इतने ज्यादा इंप्रेस हो रहे थे वहां पर कि कॉन्वेंट स्कूल में जाना बंद कर दिया था। तो ये क्या है, ये एक विजनरी सोच, और उस चीज को कैसे हम इंप्लीमेंट कर पाएं। आप लोग कल उस पूरे सिस्टम में जाओगे, आप लोग बच्चों के साथ इंटरेक्ट करोगे, आप उस समाज के साथ इंटरेक्ट करोगे, उसमें आपको ये सारी की सारी चीजें लेके जानी। बात समझ में आई? तो ये सारी की सारी चीजें मैं बता रहा हूं। अब विद्यालय की दूरी बढ़ने से क्या है, यात्रा में समय और खर्च दोनों बढ़ेगा। लड़कियों की शिक्षा अधिक प्रभावित होगी, जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। SC ST गरीब परिवार बहुत ज्यादा प्रभावित होंगी और ड्रॉप आउट बढ़ेगा। शिक्षा की समानता और समावेशन प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 में क्या करता है, अवरुद्ध करता है, इसका विरोध करता है। बात समझ में आई? तो ये सारी के सारे हमने आपको एकदम पूरा का पूरा इसका क्या कर दिया, हमने खोल के रख दिया एक एक कड़ी आपके सामने। अब देखो आप, सरकारी विद्यालयों का युक्तिकरण, रेशनलाइजेशन स्वयं में असंवैधानिक नहीं है, लेकिन यदि इसके कारण विद्यालय तक पहुंच कठिन हो, बच्चों का ड्रॉप आउट बढ़े, लड़कियों एवं वंचित वर्गों की शिक्षा प्रभावित हो, है ना, आरटीई के नेबरहुड स्कूल के मानक पूरे ना हो पाए, तो यह अनुच्छेद 21A तथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का भावनाओं के विपरीत माना जा सकता है।
आपको यही लिखना है, सेम चीज। बुराई भी नहीं करना है, अच्छाई भी नहीं करना है, लेकिन छोड़ना भी नहीं है, आपको निकल जाना है ये सब कहते हुए। आपको ये थोड़ी कहेगा कि नहीं शिक्षा के अधिकार अधिनियम का विरोध होना चाहिए, कौन कहेगा? तो आपकी बात की वैल्यू होना चाहिए, कोई विरोध ना कर पाए। ठीक है, चीजें और आगे देखो आप, एक हम आंकड़ा दे देते हैं आपको, 2014-15 से लेकर नीति आयोग का आंकड़ा है जो मैं आपको जिक्र कर रहा था। 2014-15 सरकारी विद्यालयों में कितने बच्चे थे? 11 लाख, 11.07 लाख। और सरकारी विद्यालयों में 24-25 में कितने बचे? 10.13 लाख। लगभग 94,000 विद्यालय कम से कम क्या कर दिए गए? या तो उन्हें बंद कर दिया गया, या फिर उन्हें क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया, या फिर रेशनलाइजेशन बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब आप देखो इससे क्या होगा। मुख्य कारण क्या था? कि कम नामांकन, जो हम आपको बता रहे हैं, जो इस बार फिर से सामने आया। विद्यालयों का विलय हो गया। संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए सरकार इस चीज को क्या कर रही थी कि भाई हम विद्यालयों का, अब सोचो आप एक जगह दुकान खोल के बैठे हैं, ग्राहक ही नहीं रहे, हम क्या करें? एक स्टैंड पे दुकान खोल रखी, एक हमने घर में खोल रखी, घर में एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है, और स्टैंड पे 10 लोग जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? घर के पूरा सामान हम उसी दुकान में रख देंगे। ये एक अच्छी चीज है। लेकिन जब हम कहते हैं राइट टू एजुकेशन की बात, तो उन बच्चों के साथ क्या हुआ, उन ग्राहकों के साथ क्या हुआ जो वहां पर रह रहे थे? उन्हें तो घर के सामने चीजें उपलब्ध थी। ठीक है, तो उनके साथ उपलब्धता भी देखो आप। 3500 प्लस विद्यालय इस वर्ष कोई प्रवेश नहीं आया, जो पहली रिपोर्ट मैंने दिखाई थी आप। ठीक है, कि 3500 से ज्यादा विद्यालयों में इस साल कोई भी प्रवेश नहीं आया। 6500 से ज्यादा विद्यालय हैं जिनमें 10 या 10 से कम विद्यार्थी ही आए। आप देखो ये स्थितियां हैं देश में शिक्षा को लेकर। अब फिर कहोगे कि फिर समस्याएं हैं। 29,000 बच्चों ने क्या किया? ड्रॉप आउट किया झाबुआ और शिवपुरी मध्य प्रदेश में। 29,000 से बच्चे ज्यादा ड्रॉप आउट की एक रिपोर्ट है ये बिल्कुल सख्त आंकड़े हैं। 13,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको जम्मू कश्मीर के शिक्षा मॉडल की पूरी बात की। ठीक है, 23,167 विद्यालयों को क्या कर दिया गया? या तो मर्ज कर दिया गया या क्लोज कर दिया गया। ठीक है, 4300 ये तो बंद कर दिए गए या मर्ज कर दिए गए। ठीक है, अब देखो आप, काम इसके लिए क्या है? कम नामांकन होंगे जो हम आपको बता रहे हैं, तो विद्यालयों का युक्तिकरण कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, विद्यालयों की संख्या घटती जाएगी, विद्यालय से विद्यार्थी की दूरी बढ़ती जाएगी, उपस्थिति कम होगी, ड्रॉप आउट बढ़ता जाएगा। और इसका सबसे बड़ा प्रभावी कौन से वर्ग हैं? SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, ग्रामीण, गरीब परिवार और महिलाएं। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 21A और RT 1 की भावना के विपरीत है। मैं वही समझा रहा हूं, उसी को रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें देख रहे हैं आप। क्या विद्यालयों को युक्तिकरण असंवैधानिक है? मैंने बताया नहीं। अगर वैकल्पिक व्यवस्था बगल में है, प्राइवेट स्कूलों में भी 25% आरक्षण है इस समय, तो वो सारी की सारी चीजें वहां से पूरी कर दो आपको। तो हमें राइट टू एजुकेशन की बात करनी है। हमें प्राइवेट और सरकारी वो भी, ठीक है, इकोनॉमी में वो भी पंप कर रहे हैं चीजों को, तो खराब चीज थोड़ी है शिक्षा का अगर कोई वो कर रहा है तो। वैकल्पिक विद्यालय उपलब्ध होना चाहिए, नेबरहुड स्कूल के मानक पूरे होने चाहिए, सुरक्षित परिवहन उपलब्ध होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। ये युक्तिकरण हमें स्वीकार है। लेकिन अगर युक्तिकरण से दूरी बढ़ रही है, ड्रॉप आउट बढ़ रहा है, गरीब और अमीर और वंचित वर्ग प्रभावित हो रहे हैं, लड़कियों की शिक्षा बाधित हो रही है, तो यह अनुच्छेद 21 RT एक्ट 2009 की भावनाओं के विपरीत है, जो कि स्वीकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने आपको पूरा का पूरा इसका क्या कर दिया, एक पूरा का पूरा हमने आपको एक पिक्चर 360 व्यू के कारण हमने आपको पेश करने की कोशिश की। ठीक है, आपको बस हो हल्ला नहीं करना है। संसद में सोचो, इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग, 1 लाख विद्यालय बंद हो गए। 1 लाख विद्यालय वो पूरे देश के बंद हुए हैं, और 1 लाख नहीं है, वो असली आंकड़ा क्या है? 94,000 है, और वो 10 साल का आंकड़ा है, पिछले 24-25, 14-15 से 24-25 तक का। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें अपन को देखना है। अब देखो इसके क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो आप मेंस में जब फॉर्मेटिंग करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं कैसे होगा। कि स्कूलों का
युक्तिकरण, रेशनलाइजेशन प्रशासनिक दक्षता का साधन हो सकता है, परंतु यह शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट 2009 के पड़ोस स्कूल सिद्धांत को कमजोर कर सकता है। इस कथन का क्या करना है? विवेचना करनी है आपको, या परीक्षण या समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 15 अंकों का है, 250 शब्दों में लिखना है आपको। इसके बारे में पूरी फ्रेम करनी है। आरटी एक्ट के बारे में बता देना है, युक्तिकरण के पक्ष में, युक्तिकरण के विपक्ष में क्या करना है आपको, सारे के सारे तर्क देखें और बीच में निष्कर्ष जब निकालते हैं, जम्मू कश्मीर का मैंने मॉडल आपके सामने रखा, उसको डाल के आप समझा सकते हैं कि शिक्षा के ऊपर इस देश में किस तरीके से चीज़ें गंभीरता से ली जा रही हैं या नहीं ली जा रही हैं, क्या बीच का रास्ता हो सकता है। ठीक है, वो सारे के सारे डाटा फैक्ट आपको डाल के एक संतुलित सुझाव आपको दे देना है। इसमें कोई बायसनेस होने की जरूरत नहीं है। ये हर राज्य की हर एक जगह की स्थिति है जो आपको बताना है कि 6500 से ज़्यादा विद्यालयों में 10 से कम बच्चे आए हैं तो सरकार की अपनी दिक्कतें हैं, ऑपरेशन खर्च है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पर आरटी एक्ट का क्या है, हवाला हो तो उसमें क्या वैकल्पिक व्यवस्था पे भी विचार हो, तो आपका भी काम हो जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इस तरीके की बात करनी है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो सरकारी स्कूलों के बंद होने का असमान रूप से गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और ग्रामीण परिवारों पर असर पड़ने के वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। शिक्षा में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नीतिगत उपायों को सुझाइएगा। ठीक है, अब देखिए आप सामाजिक न्याय की बात करेंगे हम, पहले तो प्रभावों को बताएंगे आप। निजी स्कूलों को खर्च वहन बहुत ज़्यादा है, शिक्षा से वंचित होने का खतरा है, SC ST दूरस्थ आदिवासियों के बच्चे है ना, दूरी बढ़ने से नामांकन की उपस्थिति घटती है, अल्पसंख्यक समुदायों से पहले से शैक्षणिक पिछड़ापन, स्कूल बंद होने की असमानता वंचित है। ठीक है, ग्रामीण बालिकाएं, सुरक्षा, सामाजिक बाधाएं और दूर करने के कारण ड्रॉप आउट बढ़ता है, समग्र प्रभाव शैक्षणिक असमानता और पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी का चक्र, ये मानव पूंजी के विकास में बाधा हो सकती है और ओवरऑल हमारे देश को क्या हिट करेगी। ठीक है, शिक्षा में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए सारी की सारी पड़ोस में स्कूल का सिद्धांत बताओ, दूरस्थ जनजाति क्षेत्र में छोटे स्कूलों को बंद न कर सुदृढ़ करने के ऊपर ज़्यादा विचार करो, सुरक्षित व निःशुल्क परिवहन साइकिलिंग योजना विशेषकर बालिकाओं के लिए, आदिवासी विद्यालय छात्रावास विशेषकर SC ST अल्पसंख्यक व घुमंतु समुदायों के लिए, और स्थायी भाषा संस्कृति के अनुरूप शिक्षा और समुदाय में शिक्षा की भर्ती करना होगा। रीजनल लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करना है, ये नहीं कि वहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं तमिल और तुम जाके संस्कृत में कोई काम करा दो, इंग्लिश में कोई काम करा दो, हिंदी थोपने लग जाओ। तो कोशिश ये करो कि हर जगह उनकी रीजनल जगह पे रीजनल लैंग्वेज, रीजनल उनके पूरे के पूरे विषयों में उनको क्या है बोध कराया जाए, ताकि उन्हें ज़्यादा वैसा ना लगे कि यार हम कहाँ आ गए। ठीक है, थोड़ा अट्रैक्टिव चीज़ें बना सकते हैं हम, इस चीज़ को और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, दो दो हाथ करके इस पूरी स्थिति को संभाला जा सकता है। बात समझ में आ गई? एक संतुलित आपको पूरा का पूरा वर्णन करना है, संवैधानिक पहलू भी इसमें जोड़ सकते हैं। आर्टिकल 14 है ना, अब देखो वैकल्पिक व्यवस्था, वो देखो क्वेश्चन देखो इसमें कौन से हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। ठीक है, यह अधिनियम राज्य सरकारों को प्रत्येक बच्चों के निवास स्थान के निकट एवं पड़ोस विद्यालय सुनिश्चित करने हेतु बाध्य करता है। यह अधिनियम एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम है, सामान्यतः संसदीय अधिनियम नहीं है। अब आपको ये चीज देखना होगी कि 3 जो है वो क्या है, गलत है। क्या होता है संसदीय अधिनियम नहीं है, इसका क्या मतलब है? आरटी एक्ट एक समान संसदीय अधिनियम है जो अनुच्छेद 21A के द्वारा क्या किया गया, 86 में संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था, जो कि मौलिक अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, UDSI प्लस यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित एक डेटा संग्रहण प्रणाली है जो स्कूली शिक्षा से संबंधित आंकड़े एकत्रित करती है। यह केवल सरकारी स्कूलों का डेटा एकत्रित करती है, निजी स्कूलों को इसके दायरे से शामिल नहीं किया गया है। तो इसमें देखो आप
कथन 2 गलत है ना। UDSIE सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूलों की क्या करती है, जानकारी रखती है, डाटा रखती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अनुच्छेद 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। यह मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है ना। इसे 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। ये 14 से 18 साल नहीं है, 6 से 14 साल। ठीक है, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, केवल शहरी क्षेत्रों में लागू करता है। इसमें कौन सा कथन सही है, तो कथन बी जो है वो क्या है, सही है। यह केवल शहरी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है, गांव और शहर दोनों हैं। 6 से 14 वर्ष की आयु है, ये मौलिक अधिकार है, ना कि DPSP है। बात समझ में आ गई। इसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो हमने शिक्षा के अधिकार के बारे में बात कर ली, हमने उस रिपोर्ट का UDISE+ की रिपोर्ट का हमने जिक्र कर लिया, सारे आयाम आपको समझा दिए हैं। अब अगली चीज जो है उस पे आ जाते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, स्वच्छ ऊर्जा का नया सर्वोदय, ये टैगलाइन है। और प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, इसको ऐसे नहीं लेते, थोड़ा सा मोदी जी भी तो अट्रैक्टिव चीजों को, ना इसको ऐसे व्हाइट कलर ले लेते हैं, आप दिखेगा आपको, देखो ये देखो आप। तो प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना है क्या, तो जितने भी शहर हैं, गांव हैं, देश में बड़े बड़े तालाब हैं, तो सरकार की कोशिश ये है कि जब भी हम क्या करते हैं, हम कहीं पर भी सोलर पैनल वो लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जमीन जो है वहां की घिर जाती है और हमारे पास सीमित जमीन है। तो कोशिश ये है कि ये फ्लोटिंग होते रहें। फ्लोटिंग मतलब ये है कि कोई एक ऐसी हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि उसके ऊपर हम क्या कर दें, एक नाव टाइप की बना के उसके ऊपर क्या कर दें, सोलर पैनल लगा दें, और वो क्या कहें 24 घंटे तैरता रहे। अब कोई जलाशय है, उसके आसपास तो पेड़ होंगे, लेकिन बीच जलाशय में थोड़ी होंगे, तो सीधा क्या करे, रोशनी जाएगी। और सोलर एनर्जी की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है कि रोशनी चाहिए उसे। कई जगह हम लगाते हैं तो आसपास पेड़ होते हैं, तो वहां पर बड़ी दिक्कतें आती हैं। अगर मान लो हम राजस्थान की बात कर लें, तो राजस्थान में धूल बहुत ज़्यादा है, उसके मेंटेनेंस में बहुत खर्चा आता है। तो सबसे बढ़िया काम क्या है कि हम ऐसा काम करें कि हम नहरों पे, पानी पे, जलाशयों पे, सब जगह क्या करें, हम ये डाल दें और इससे क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, क्षमताएं बढ़ाएं अपने उसकी। ठीक है, तो इसके लिए कौन सी, प्रधानमंत्री सूर्य। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये योजना के बारे में। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। अब फिर से हटा देते हैं इसको, रेड ले लेते हैं। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य देश के ऊर्जा भंडारण प्रणालियों ESS के साथ 5000 मेगावाट की तैयारी सौर फोटोवोल्टेक परियोजनाओं का विकास करना, जो जलाशयों, झीलों और अन्य अंदरूनी जल निकायों पर स्थापित की जाए। ठीक है, भूमि की बचत जो हम बता रहे हैं, आप जल संरक्षण की, पानी की सतह ढकी रहेगी तो जलाशयों के पानी का वाष्पीकरण बचा रहेगा। बेहतर दक्षता, एफिशिएंसी बेहतर हो जाएगी। अब देखो इससे क्या है, स्वच्छ ऊर्जा जनरेट होगी, जल संरक्षण होगा, हरित भविष्य हो जाएगा और ऊर्जा में आत्मनिर्भरता बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई। तो ये पूरा का पूरा इसका लब्बुलुआब है। इसका बजट है 5070 करोड़। लक्ष्य है 5000 मेगावाट की क्षमता फ्लोटिंग सोलर प्लांट के द्वारा जनरेट करना। ऊर्जा भंडारण है कि न्यूनतम 2 घंटे में, ठीक है, 1000 मिली मेगावाट स्टोरेज की क्षमता अनिवार्य करना। समय सीमा है इसको 26-27 से 30-31 के बीच में। वित्तीय सहायता 32-33 तक क्या करना है, इसको बढ़ाना है। सफल कमीशनिंग के बाद 1 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट की केंद्रीय वित्तीय सहायता इसको दी जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, कार्यान्वयन की रूपरेखा क्या है कि जल निकायों की पहचान करो पहले, तालाब कितने हैं, जलाशय कितने हैं, झीलें कितनी हैं, उन सबको अपन को क्या करना है, यहाँ देखना है। परियोजना के विकास के लिए परियोजना और ESS कम से 2 घंटे का एकीकरण, उसमें स्टोरेज हम कम से कम इतना कर लें कि 2 घंटे में कितना कर लें, कम से कम 10,000 मिली मेगावाट। मंजूरी की प्रक्रिया है 2026-27 से 30-31 के बीच। स्थापना है निर्धारित समय पर, समय सीमा के भीतर परियोजना की स्थापना और कमीशनिंग करना इसका मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य में से एक। ठीक है,
अब आप देखो इससे क्या होगा, मंजूर हो गई 30-31 तक, क्या हो गई ये पूरी की पूरी चीजें उसमें आ गई, फ्लो होने लगी। वित्तीय सहायता 32-33 तक दी जाएगी। दीर्घकालिक लक्ष्य है, इससे हमारी रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ेगी, हमारी ऊर्जा पे क्या है निर्भरता कम होगी, जो हम बाहर से तेल वगैरह मंगा रहे हैं। उन सब चीज़ों को देखते हुए हम क्या है सतत विकास की ओर भी बढ़ेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ेंगे। यह परियोजना पीएम कुसुम योजना और अन्य नवीनकरण योजना कार्यक्रमों से पूरक के रूप में काम करेगी। ये कुसुम योजना है हमारे पास, इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, देश की ऊर्जा भंडारण क्षमता को मजबूती मिलेगी। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेट जीरो 2070 के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पहलू इस योजना के हैं। इस योजना में और हम देख लेते हैं। देखो इधर हमने बताया आपको कि 5000 मेगावाट परियोजना की क्षमता है। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा है, हरित ऊर्जा है, कार्बन उत्सर्जन में कमी हो जाएगी, जल सतह का भूमि बचत, सारी चीजें इसमें क्या हैं, बिन बिन सिचुएशन हमारे साथ है। अब देखो इसमें क्या हुआ 18-19 में, ठीक है, गीगावाट है, इधर हमारा लक्ष्य है। 22-23 में हमने 13.5 गीगावाट, 23-24 में 23-47 गीगावाट और 24-25 में 35 गीगावाट से ज्यादा बिजली हमने क्या की, बनाई है। ठीक है, तो ये हमारा वो है अभी जो चल रहा है। इसके साथ ही इस योजना में कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से हैं। क्वेश्चन देखो, आपकी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक तकनीक भारत के भूमि बाधित नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार का एक व्यवहारार्थ समाधान है, परंतु इसके साथ पारिस्थितिकी और तकनीकी चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। योजनाएं आती हैं, मेंस में भी आती हैं और प्रीलिम्स में भी आती हैं, तो मैं रोज कोशिश करता हूं कि हफ्ते में 1-2 योजनाएं आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करूं। ठीक है, आप देखो भारत के ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों की प्राप्ति में ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। क्या भंडारण अवसंरचना की कमी वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा की एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा है। अब आप सोचो हम स्टोरेज के लिए क्या करें, तो स्टोरेज के लिए ऐसी चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको देखनी है और आपको इसके ऊपर विचार बनाना है, आपको इसको सॉल्व करना है और लिखना अपने हिसाब से है। फॉरवर्डिंग तो मैं खुद कर देता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलेंगे आपसे।